हाँ, इस वीडियो में हम आपको जैसा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर पहले भी 2 वीडियो आ चुकी है, आज ये तीसरी वीडियो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट 3 में आज हम फंक्शंस ऑफ ओवरी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे और इसके डेवलपमेंट के बारे में, इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। तो आज के जो मुख्य बिंदु हैं इस वीडियो के वो हैं फंक्शंस ऑफ ओवरी, हिस्टोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। तो ये आज के 4 मुख्य बिंदु यही हैं जिन पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि पिछली 2 वीडियो में ओवरी के बारे में पूरी एनाटॉमिकल जानकारी दी गई है। अब हम यहाँ पर फंक्शंस ऑफ ओवरी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो ओवरी करती क्या है, इसका काम क्या है, चीफ फंक्शन क्या है ओवरी का, क्या इसकी यूटिलिटी है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें पहला काम इसका बताया गया है प्रोडक्शन ऑफ ओसाइट्स। ओसाइट्स का प्रोडक्शन, ओसाइट्स का मतलब होता है एग। तो एक फीमेल के लाइफ में जो 30 इयर्स यानी प्यूबर्टी से लेकर के और मेनोपॉज का के बीच का समय है, इसको हम रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल के नाम से जानते हैं। यानी यही वो समय है जब एक फीमेल रिप्रोडक्शन का काम कर पाती है। तो इस दौरान ये जो 30 इयर्स का समय है प्यूबर्टी से लेकर के और मेनोपॉज तक, तो इसमें ओवरी जो है हर महीने एक सेकेंडरी ओसाइट या फिर एक एग या ओवा कह लीजिए, उसको डिस्चार्ज करती है। तो इसका जो प्राइम काम है वो ये है कि हर महीने एक ओसाइट का प्रोडक्शन करना। और ये कब शुरू करती है, कब तक ये संभव है, तो प्यूबर्टी के पहले ओसाइट का प्रोडक्शन संभव नहीं होता है, प्यूबर्टी से शुरू होता है और फिर जब तक उस फीमेल का मेनोपॉज न हो जाए तब तक हर महीने एक ओसाइट, एक ओवा या एक एग का ये प्रोडक्शन नियमित रूप से करती रहती है। दूसरा काम जो बताया गया प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ओवरी एक तो प्रोड्यूस करती ही है, इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है, जिसमें मुख्य रूप से ये नाम एक दिया गया है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये कहां से सीक्रेट होता है, ओवरी के किस पार्ट से सीक्रेट होता है, तो यह फॉलिकुलर एंड पैराल्यूटियल सेल्स के द्वारा एस्ट्रोजन सीक्रेट किया जाता है। ये ओवरी के पार्ट हैं जहां से इस हार्मोन का सीक्रेशन होता है। कहां से, कि ये फॉलिकुलर एंड पैराल्यूटियल सेल्स के द्वारा। दूसरा जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये कहां से सीक्रेट होता है, तो सीक्रेटेड बाय ल्यूटियल सेल्स। ये जो ल्यूटियल सेल्स हैं ओवरी के अंदर, उनसे ये दूसरे हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन किया जाता है। तो 2 काम आपको मुख्य रूप से ओवरी के बारे में बताया गया। नंबर फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ ओसाइट्स, यानी पर मंथ एक मैच्योर ओवा का प्रोडक्शन, और दूसरा 2 मुख्य हार्मोन का सिक्रीशन, जिनको हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम है नंबर फर्स्ट एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 2 हार्मोन सिक्रीट करना ओवरी का चीफ फंक्शन माना जाता है। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। तो ओवरी की बनावट कैसे है, ये कैसे बनती है, हिस्टोलॉजी में बताया गया कि ओवरी मेड अप ऑफ, ये कैसे बनती है। तो पहला इसमें जो मटेरियल है वो है जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ क्यूबाइकल सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम। पेरिटोनियम से ही ये क्यूबाइकल सेल्स डिराइव होती हैं, निकलती हैं, और उन्हीं से बनता है जर्मिनल इपिथेलियम। तो इनके द्वारा ओवरी के बनने में इनका मुख्य सहयोग मिलता है। कौन है, तो वो है जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ क्यूबाइकल सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम। नंबर 2 ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका
का मतलब होता है लेयर और अल्बुजिनिया का मतलब होता है व्हाइटिश इन कलर। यानी ओवरी के अंदर एक ऐसी लेयर है जो व्हाइटिश इन कलर है, तो उसको हम मेडिकल में टर्म देते हैं कि इनका अल्बुजिनिया, व्हाइटिश कलर की ओवरी की एक लेयर। ये क्या है कि जो थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यह एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई बहुत पतली सी लेयर है जो ओवरी के फॉर्मेशन में अपना कोऑपरेशन करती है। नंबर 3, कार्टेक्स कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल्स। इसका जो कार्टिकल पार्ट है, आउटर पार्ट है, उसमें बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं और इसके डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस में, भिन्न भिन्न स्टेजेस में इनका मुख्य रोल होता है। ईच फॉलिकल कंटेन्स वन ओसाइट। एक फॉलिकल में एक ही ओसाइट होगा, एक ही ओवम होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। और अपने फर्टिलाइज्ड या रिप्रोडक्टिव लाइफ में अभी अभी जो ऊपर बताया गया, यानी प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक का जो इनका रिप्रोडक्टिव लाइफ है, उसमें लगभग 400 ओसाइट, 400 ओसाइट्स आर ओवुलेटेड। यानी एक फीमेल प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक अपने लाइफ में लगभग 400 ओवम का ये ओवुलेशन करती है, सिक्रीशन करती है, रिलीज करती है। और नंबर 4 बताया गया, एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ये जो ओवरी में ये ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती हैं, इनसे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन किया जाता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय कार्पस ल्यूटियम। ओवरी के अंदर ये जो कार्पस ल्यूटियम, यानी कार्पस ल्यूटियम क्या है? कार्पस का मतलब होता है बॉडी कार्पोरल और ल्यूटियम का मतलब होता है येलो इन कलर। यानी ओवरी के अंदर येलो कलर की वो मास लाइक एक पिंड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। वो कब बनता है उसकी कहानी कुछ और है, ये ओवुलेशन के बाद बनता है। तो उससे इसका सिक्रीशन होता है प्रोजेस्टेरॉन का। लेकिन जो एस्ट्रोजन है, इसका पहला हार्मोन, उसका सिक्रीशन कहां से होता है? फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। अगला जो 5वां पॉइंट है इसके हिस्टोलॉजी में, मेडुला है रिच वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। तो मेडुला का ये जो ओवरी का इनर पार्ट मेडुला कहलाता है, इसमें बहुत सारे ये रिचली कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जिनके अंदर तमाम तरह के वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स यानी लिम्फ वेसल्स की नेटवर्किंग पाई जाती है। तो ये रहा हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। अब हम बात करेंगे ओवरी के डेवलपमेंट की। तो ओवरी का विकास कहां से होता है, ये कैसे डेवलप करती है? तो ओवरी डेवलप्स फ्रॉम सिलोमिक इपिथेलियम। यह क्या है? सिलोमिक इपिथेलियम क्या है? कोइलेमिक इपिथेलियम जिसको बोलते हैं। तो यह एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे एब्डोमिनल कैविटी को, बॉडी सरफेस को ये लाइंस करता है। तो वहीं से इसका डेवलपमेंट होता है। और दूसरा जो बताया गया, सरफेस इपिथेलियम ऑफ द फीमेल गोनाड्स फ्रॉम कार्टिकल कार्ड्स the primitive germ cells form from the 4th month। यानी चौथे मंथ से ही इसका निर्माण शुरू हो जाता है, ये जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स होती हैं। और तीसरा डेवलपमेंट का जो बिंदु बताया गया वो है, इन फीमेल गोनाड्स आर डिसेंड कंसिडरेबली लेस। जैसा कि मेल के केस में आपने देखा कि वो जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर के स्क्रोटम में आता है। उसी तरह से ये जो फीमेल गोनाड्स हैं, यानी ये जो ओवरी हैं, ये भी वहीं से डिसेंड होकर के नीचे आती है, लेकिन उतना नीचे नहीं आती है जितना टेस्टिस आता है। ये काफी कम, यानी बहुत थोड़ा ही डिसेंड होती है। और and ovary is finally setting immediately below the brim of the lesser pelvis। लेसर पेलिस का जो ब्रिम है, माउथ है, उसके बस थोड़ा सा नीचे सेटिल हो जाती है। इसके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बताया गया
कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो पहला बताया गया ओवेरियन सिस्ट। नाउ इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ फीमेल। आज के युग में महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओवेरियन सिस्ट। तो इसमें भी वैरायटी है, दो तरह का होता है, एक होता है फॉलिकुलर सिस्ट और दूसरा होता है ल्यूटियल सिस्ट। जो फॉलिकुलर सिस्ट होता है ये कहां से ओरिजिन करता है? ओरिजिनेट फ्रॉम द अनरप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये जो अनरप्चर्ड यानी जो ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट करती है तो उसमें से ओवा रिलीज होता है। तो जब ये अनरप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इस कंडीशन में होती है, यानी ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर नहीं होता है, ओवुलेशन नहीं होता है, ओवा निकलता नहीं है, तो वहीं से इसकी बिगनिंग होती है, यानी अनरप्चर्ड ग्राफियन। यानी इसकी जो बिगनिंग है वो कहां से होती है? जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करने में, रप्चर होने में फेलियर हो जाती है, वो बर्स्ट नहीं करती है, फटती नहीं है, तो फिर वहीं से शुरू हो जाता है फॉलिकुलर सिस्ट का फॉर्मेशन, जो अधिकतम 1.3 cm तक ही डायमीटर का माना जाता है। दूसरा है ल्यूटियल सिस्ट, फॉर्म्ड इन द कार्पस ल्यूटियम। अभी कार्पस ल्यूटियम की जो ऊपर चर्चा की गई थी, ये वहां से बनता है। इसकी रेयरली नॉट एक्सीड देन 3 cm इन डायमीटर। ये भी अधिकतम 3 सेंटीमीटर तक ही डायमीटर में होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। दूसरा जो बताया गया ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, इट कैन बी एन इमरजेंसी एज ओवेरियन पेडिकल ऑफ ट्रक्स द आर्टेरियल सप्लाई वेनस वेनस ऑफ द सिस्ट। ये इस तरह के जो सिस्ट होते हैं, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, ये एक तरह की इमरजेंसी पैदा कर देते हैं, क्योंकि ये जो ओवरी का पेडिकल है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो ये ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज ये दोनों रुक जाते हैं और यह एक इमरजेंसी बन जाती है। तो ये काफी ट्रबलसम हो जाता है। नंबर 3, प्रोलैप्स ऑफ ओवरी। आफ्टर रिपीटेड प्रेगनेंसी, बार बार गर्भ धारण करने के बाद ये हो सकता है कि ओवरी में प्रोलैप्स हो जाए। अब ये जब प्रोलैप्स होती है तो कहां पहुंच जाती है? इंट्रा यूटेराइन पाउच, या जिसको साइंटिस्ट के नाम पर नाम दिया गया पाउच ऑफ डगलस। तो डगलस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस पाउच को सर्च किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया पाउच ऑफ डगलस। तो ये ओवरी जब प्रोलैप्स करती है यानी डिसेंड डाउनवर्ड होती है तो कहां पहुंच जाती है? पाउच ऑफ डगलस से। कहां होता है? तो ये पाउच ऑफ डगलस जो है ये पेरिटोनियम के फोल्ड द्वारा बनता है, जो रेक्टम और यूटेरस के बीच में गैप होता है, उसी गैप को हम नाम देते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। यानी रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो पाउच बने उसको हम नाम देंगे रेक्टो यूटेराइन पाउच। ये नाम तो हो गया इसके लोकेशन के आधार पर, लेकिन जिसने सर्च किया था फर्स्ट ऑफ ऑल डगलस नाम के साइंटिस्ट ने, तो साइंटिस्ट के नाम पर इसी पाउच का दूसरा नाम हो जाता है पाउच ऑफ डगलस। आइए चौथे नंबर पर हम देखें इक्टोपिक ओवरी। ये इक्टोपिक ओवरी क्या है? इक्टोपिक का मतलब ही होता है बियॉन्ड द नॉर्मल, यानी कोई चीज अपने सामान्य स्थान पर हो तो बात ठीक है, लेकिन वो अगर वहां से रिप्लेस हो जाए, किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जहां कभी संभावना नहीं हो सकती है, तो इस तरह के कंडीशन को हम नाम देते हैं इक्टोपिक। तो ये जो ओवरी है ये ओवेरियन फोसा में न होकर के अगर किसी दूसरे पार्ट में, दूसरे रीजन में दिखती है, इसकी उपस्थिति पाई जाती है, तो इसी को हम नाम देते हैं इक्टोपिक ओवरी। ये बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव तो नहीं है। ये कभी कभी ऐसा होता भी है कि ये इन्वाइनल कैनाल में भी दिख जाती है, और कभी कभी ये लेविया मेगोरा में भी दिखती है। जो ऐसा होता नहीं है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। जब विकृतियां होती हैं तो किस रूप में हो जाएं, कोई डिफॉर्मिटी किस रूप में हो जाएगी, इसका कोई अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता है। तो वही कभी कभी बहुत करोड़ों में कभी ऐसी केस होगी
जो इक्टोपिक ओवरी की कंडीशन में होगी, यानी ये लेविया मेजोरा में भी हो सकती है या फिर ये इंग्वाइनल कैनाल में भी हो सकती है, लेकिन ऐसा 99.999 तक भी संभव नहीं होता है, लेकिन 0.0001 तो हो सकता है। तो ये रहा फंक्शंस ऑफ ओवरी। अब हम सरसरी तौर पर इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ओवरी में इसके जो दो मेन फंक्शन बताए गए वो है फंक्शन ऑफ ओसाइट, यानी एक का ओवा का प्रोडक्शन करना, जो महीने में एक बार अवश्य होता है। कब होता है? प्यूबर्टी से लेकर के मीनोपॉज के एज में होता है। दूसरा होता है कुछ हार्मोन्स हैं जिनको हम नाम देते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। वो पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। हिस्टोलॉजी में बताया गया कि जर्मिनल एपिथेलियम की वाइकल से डिराइव फ्रॉम द पेरिटोनियम, और टिनका अल्बुजिनिया भी इसमें पाई जाती है। और एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों सिक्रीट किए जाते हैं इससे। इसका जो मेडुला होता है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ वेसल्स डेंसिटी में पाए जाते हैं। इसका डेवलपमेंट होता है कोलोनिक एपिथेलियम और सरफेस एपिथेलियम और जेनेट्स से। तो ये सब है डेवलपमेंट। क्लिनिकल में बताया गया मुख्य पॉइंट ओवेरियन सिस्ट, जो कि आजकल बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है फीमेल के केस में। तो इसमें ये फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियर सिस्ट, ये आपको बताया ही गया, दो तरह के सिस्ट, और ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट भी पाए जाते हैं। ये बहुत इमरजेंसी पैदा करने वाला सिस्ट होता है, क्योंकि जो ओवरी का पेडिक्यूल है उसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और उसी से ब्लड वेसल्स वगैरह पास होते हैं, तो इसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, वेनस ड्रेनेज बंद हो जाता है। तो ये काफी इमरजेंसी पैदा कर देता है। और प्रोलैप्स ऑफ ओवरी, यह भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये जब प्रोलैप्स करता है तो फिर कहां पहुंच जाता है? पाउच ऑफ डगलस या रेक्टोयूटेराइन पाउच में चला जाता है। इक्टोपिक ओवरी यह बहुत रेयर चीज है, लगभग असंभव चीज है, बट कहीं न कहीं अगर ये न मिलती तो चर्चा होती नहीं। तो किसी न किसी फीमेल में इस तरह की इक्टोपिक ओवरी पाई गई है। तो अगर इक्टोपिक होती है तो इंग्वाइनल कैनाल या लेविया मेजोरा में भी प्रेजेंट हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट 3 का अब एंड करेंगे। बाकी अगली वीडियो में हम कुछ और नई चीज लेकर के आएंगे।